वैसे तो राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करती है, लेकिन पिछले 40 दिनों में प्रदेश में जिस तरह के हालात बने हैं उसने वाकई कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गैंगरेप और मर्डर के अलावा प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की खबरों ने पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 2 अप्रैल को करौली दंगे से शुरू हुआ सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। करौली के बाद जोधपुर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ के नौहर की घटनाओं के बाद लोग पूछने लगे हैं कि आखिर राजस्थान में क्या हो रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर बदहाल स्थिति और हालांकि लगातार जो है वो बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, लेकिन अगर पिछले 40 दिनों की बात की जाए तो 5 शहर और सवाल ये उठता है कि आखिर यहां पर किसने नफरत का जहर खोला। शहर शहर, ठाव ठाव क्यों तनाव फैल रहा है। करौली से शुरू हुआ सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या मामलों को ठीक ढंग से नहीं सुलझा पा रहा प्रशासन? कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी हमलावर है, सरकार साजिश का आरोप लगा रही है। हमारे साथ इस समय अशोक शर्मा गंगानगर संवाददाता जुड़ गए हैं। अशोक, करौली से शुरू हुआ यह सिलसिला अब कई जिलों तक फैलता जा रहा है और राजस्थान जिसे आमतौर पर एक शांत प्रदेश माना जाता है और इसका उदाहरण पूरे देश के अंदर दिया जाता है कि राजस्थान अपने अमन के लिए जाना जाता है, लेकिन ये जो तस्वीरें एक शहर के बाद दूसरे शहर की सामने आ रही हैं, ये अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करती है। बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर जहां सवाल उठा रही है, वहीं सरकार का यह कहना है कि यह विपक्ष की साजिश है। अशोक। बिल्कुल आसिफ जी, देखिए करौली से जो सिलसिला शुरू हुआ सांप्रदायिक दंगों का कहें या फिर आपसी सौहार्द के बिगड़ने का, वो सिलसिला थपने का नाम नहीं ले रहा है। करौली से शुरू होता हुआ ये राजगढ़ तक पहुंचा, जोधपुर तक पहुंचा और अभी हाल ही में श्री गंगानगर के पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ के अंदर भी हमने देखा कि किस तरह से सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और जिससे जो श्री गंगानगर के साथ साथ जो राजस्थान की जो एक अमन चमन वाली जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं डावाडोल होती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर भी बीजेपी लगातार अग्रेसिव है और इस पूरी बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर वो राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष जब श्री गंगानगर पहुंचे तो उन्होंने यहां तक की कह दिया कि कांग्रेस को समर्थन या सरकार को जो समर्थन कर रहे हैं विधायक, वो इस समय मिनी मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर के अंदर। हमारे साथ श्री गंगानगर जिले के कुछ बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं, कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कुछ युवा हैं, कुछ पत्रकार हैं। हम इन्हीं लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय जो श्री गंगानगर के साथ साथ जो प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था है उसको लेकर आपका क्या राय है। सबसे पहले हम आसिफ जी बात करेंगे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार गोविंद गोयल जी से। क्या लग रहा है, क्यों इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं राजस्थान में? देखिए, हालात अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो सरकार की कमजोरी है। शायद उनके पास इंटेलिजेंसी आउटपुट होने के बावजूद शायद वो कुछ नहीं कर पा रही है। अगर इंटेलिजेंस आउटपुट नहीं है तो ये सरकार का फेल्योर है, क्योंकि कानून व्यवस्था के बिना कुछ भी आप अमन शांति की बात करेंगे तो असंभव है। कानून व्यवस्था सही रहेगी, शांति रहेगी, अमन पर भाईचारा रहेगा, तभी तो विकास होगा और तभी जो है बिजनेस डेवलप करेगा। अगर कानून व्यवस्था की कीमत पर अगर हम विकास करते हैं तो मुझे लगता है ये कुछ भी नहीं है, जीरो। वाकई कानून व्यवस्था की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर यदि हम विकास करते हैं प्रदेश के अंदर, यदि बदहाल कानून व्यवस्था होती है और एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक यदि हम महिला दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 पर आते हैं देश के अंदर, तो ये काफी गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। हमारे साथ श्री गंगानगर के विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी रही भाजपा की विनीता आहूजा जी हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या लगता है महिलाओं को लेकर इस समय क्या स्थिति है कानून को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने संवेदनशील मुद्दे को आपने उठाया, जिसे भाजपा तो उठा ही रही थी। क्योंकि महिला, एक तरफ तो हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, बेटी पढ़ाओ की, लेकिन एक तरफ आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। बड़ा ही दर्द हुआ। कहाँ राजस्थान वीरों की भूमि थी, यहाँ हम बातें करते थे वीरांगनाओं की, और आज हम चर्चा करते हैं कि ये पहले नंबर पे है। इसमें चाहे किसी भी जिले का नाम ले लो, दौसा प्रकरण का नाम ले लो, आप चाहे बात करो, आप देखो कांग्रेस में भी विरोध के स्वर हैं। महिपाल मदेरणा की जो पुत्री है प्रियंका मदेरणा, उन्होंने
दिव्या मदेरना, उन्होंने 2 दिन पहले ये ट्वीट किया है कि पुलिस किसी भी तरह से जो महिला है उसका कोई भी मदद नहीं कर पा रही, कोई एफआईआर नहीं लेती है। तो आमजन की तो कहाँ बस बिसात ही क्या है। और अगर बात करें अनुशासन की या बात करें किसी पावर की, अगर उस पावर का डर होता, मुख्यमंत्री जी के नियमों का डर होता, अनुशासन का डर होता, अधिकारियों का डर होता, तो अपराधी करता ही नहीं। अपराधी को पता है कि मेरे पास बीच के रास्ते हैं। जी, मुख्यमंत्री सहित जो राज्य सरकार के स्टेटमेंट आते हैं वो कहते हैं कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो इसलिए हैं कि अब प्रत्येक पीड़िता की सुनवाई हो रही है। पहले मामले दर्ज नहीं होते थे, अब चूंकि मामले दर्ज हो रहे हैं तो एनसीआरबी के आंकड़े सामने बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सहित जो प्रदेश के कानून मंत्री हैं या अन्य जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो इनका कहना होता है कि प्रदेश बदहाल स्थिति में बिल्कुल नहीं है, भाजपा सिर्फ एक प्रचंड कर रही है। ये आंकड़े नहीं है, ये सत्यता है। अगर आंकड़े होते तो उन्हीं के खुद के कांग्रेस के विधायक की बेटी क्यों बोलती, वो भी वही बात बोलती जो सब लोग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या, जब से देश आजाद हुआ है सब झूठ और फरेब पे चल रहा था। जी, माना जाए कि जो उदयपुर में इस समय कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, वो चिंतन शिविर सही दिशा में जा रहा है? मैं नहीं कह सकता सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि वो केवल ये बात वही बता सकते हैं जो चिंतन शिविर में है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चिंतन किस बात पे करेंगे। वो कांग्रेस की स्थिति के बारे में चिंतन कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की हम लोग बात करें तो अगर उसको पुनर्जीवित होना है तो उसके एक बार बढ़ना पड़ेगा। और रही राजस्थान की कानून व्यवस्था की बात, तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की कानून व्यवस्था की बात उस चिंतन शिविर में होगी, क्योंकि चिंतन शिविर में कांग्रेस के लिए बात करने के लिए कानून व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी बातें हैं और वो अपने ही नेता की, जिस अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार है के बारे में वहां कोई बात करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा वहां पे। अगर हो जाए तो ये राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि उदयपुर में हो रहे चिंतन शिविर के अंदर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था पर भी चिंतन होगा और उस पर कोई न कोई सुधार करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। हमारे साथ श्री गंगानगर के एक युवा भी मौजूद हैं। आसिफ जी, हम उन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। आप एक श्री गंगानगर के युवा हैं, गंगानगर के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप क्या सोचते हैं? गंगानगर और पूरे राज्य में जहां महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला उत्पीड़ित देश बना दिया। ना तो महिला युवा होने के नाते शिक्षा से पद हासिल कर सकती है, शिक्षाओं में धांधलेबाजी है, ना तो लूट खसोट बढ़ गई है। लूट के मामले जो बढ़े हैं तो बढ़कर 28% तक बढ़ गए मात्र 1 साल में, 20-21 में। उसकी सेफ्टी भी सुरक्षित नहीं है। धर्म की बात करें तो जिस देवता को मित्ता पूजते हैं उनका द्वार तोड़ दिया रातों रात। ना धर्म सुरक्षित रहा, ना शिक्षा सुरक्षित रही, ना समाज सुरक्षित रहा। क्या चर्चा करूं? ठीक है अशोक, बने रहिएगा, फिर से लौटूंगा आपके पास में। कोटा से योगेश त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, अगर मैं कोटा शहर की बात करूं तो चाकूबाजी की घटनाएं यहां पर इतनी आम है कि हर दूसरे दिन जो है वो चाकूबाजी की वारदातें सामने आती हैं और कितने ही ऐसे सीसीटीवी फुटेज हैं जो अपराधों के सामने आए हैं। ऐसे में योगेश, लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये लचर कानून व्यवस्था की वजह से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं। इन 5 शहरों के अंदर पिछले 2 महीने में अगर बढ़ते हुए अपराध की वारदातों की बात करें तो लगातार अपराध बढ़े। योगेश, सिरोही से लगातार बढ़ता जा रहा है और जो सबसे ज्यादा कोटा में क्राइम होता है वो होता है चाकूबाजी का। प्रदेश की 40% चाकूबाजी कोटा के अंदर होती है। पुलिस के जो तमाम इंतजामात हैं, जो माकूल जो व्यवस्थाएं करती है, वो सब धराशायी हो जाती हैं, लेकिन चाकूबाजी पर लगाम नहीं लगा पाती है पुलिस। ये कोटा पुलिस का बड़ा फेलियर साबित होता है। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं। कोटा में लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें, किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं? कोटा में रोज की तादाद में क्राइम हो रहे हैं। यहाँ पर रोज चाकूबाजी की घटना, गोलीबाजी और आए दिन छीना झपटी, लूटपाट, बलात्कार, ये कोटा का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ना तो यहाँ की सरकार सुनने को तैयार, सरकार के पास शिकायत करो तो उल्टा जो फरियादी होता है उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर उनके ही नेता बिगाड़ते रहते हैं और कई प्रकार की इन्होंने ऐसा अत्याचार कर रखा है जैसे कि सरकार इनकी बन गई तो आजीवन इनकी रहेगी, पर ये जनता है, जनता इनको सबक सिखाएगी आने वाले चुनाव में। कोटा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस के कुशासन से आम जनता परेशान है, चाहे वो पुलिस का मामला हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का मामला हो। सरकार के दबाव में पुलिस काम करती है, डिपार्टमेंटों के लोग चक्कर काटते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि वह जनता से न्याय करे, सरकार के दबाव में काम नहीं करे। अगर बात की जाए साल भर की, साल भर में
2 दर्जन से ज्यादा मर्डर की वारदातें कोटा जिले में होती हैं। जैसा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में पूरे प्रदेश के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, ऐसा ही कुछ हाल हमारे कोटा में भी है। जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण करके लोगों को छूट दी जाती है, लोगों पे कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि वो एक वोट बैंक है। उनके प्रति क्योंकि वो एक कार्यकर्ता होते हैं, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं और उनसे जुड़े हुए होते हैं, तो उन पर ध्यान ना देकर उनको एक ढील दी जाती है। और यही सब तुष्टीकरण बोले, हम अगर उसको बोले तो एक तुष्टीकरण होता है। पुलिस की लाचारी भी कहीं ना कहीं दिखती है, क्योंकि चाकूबाजी पर आज तक लगाम नहीं लगा। सीधी सी बात है, जब कोई उसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता या उससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जब कोई इस प्रकार की घटना में शामिल होता है, तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक उसको संरक्षण मिलता है। और राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण होता क्या है कि पुलिस उस पर प्रॉपर तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाती है। और यही एक मुख्य कारण है कि लोगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं कोटा के अंदर, और अपराधियों के हौसले लगातार कोटा में बढ़ रहे हैं। बीते 2 महीने की बात की जाए तो बीते 2 महीनों में 4 बड़े हत्याओं के मामले कोटा में आ चुके हैं। सरकार पूर्ण रूप से अंकुश लगाने में फेल है। सरकार द्वारा उच्च पदाधिकारियों को, अधिकारियों के ऊपर कोई लगाम नहीं कस पाती है। सरकार के सिर्फ जितने भी ये कर्मचारी हैं, ये एक पिट्ठू बन के रह गए हैं। आपने भी हाल ही में देखा होगा, उदयपुर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी आए हुए थे, ना कुछ कारण में उनको एक सरकार के इशारे पर उनको रोकना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार द्वारा? पुलिस का पूर्ण रूप से दुरुपयोग हो रहा है। इसका आप जीता जागता कारण ही आप देख सकते हैं कि वो अपराधी प्रवृत्ति निधि के पारिवारिक कार्यक्रम में वो कोटा आए हुए थे, जिनको पुलिस द्वारा सरकार के आदेश के निर्देश के अनुसार उनको दबाव बनाकर उनको वहां से भगाने का प्रयास कर रहे थे। कोटा में पुलिस की कार्यशैली से को कितने नंबर देंगे, क्योंकि क्राइम रेट है वो तो लगातार बढ़ता जा रहा है, दबाव उस पर हो नहीं पा रहा है? पुलिस की कार्यशैली को 0 नंबर दिया जा रहा है, क्योंकि वो राजस्थान सरकार के दबाव में काम कर रही है। और राजस्थान सरकार है जो माइनॉरिटी की सरकार मानी जा रही है। योगेश, दीपक पुरी भी भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, लगातार बढ़ते हुए अपराध के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, चाहे फिर वो कोटा हो, गंगानगर हो, टोंक हो या जो है वो जोधपुर हो। भरतपुर में लगातार आप जो है वो ऐसी खबरें कवर करते रहे हैं दीपक, जिसके अंदर जो है वो देसी कट्टे, तमंचे, सरेआम बाजार के अंदर फायरिंग और आए दिन इस तरह की घटनाएं जो है वो दीपक, इसको लेकर आपने जो है वो लगातार कवरेज किया है। लेकिन इन अवैध हथियारों के ऊपर भरतपुर में भी लगाम नहीं लग पाई है और वहां पर भी जो क्राइम के आंकड़े हैं दीपक, वो चौंकाने वाले हैं। अब जब लगातार इस तरीके के आंकड़े भरतपुर में सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है दीपक की कानून व्यवस्था जो है वो लचर है या पुलिस मुस्तैदी से अपना काम नहीं कर रही है। दीपक, देखिए, बिल्कुल आज से भी इस बात में कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि आए दिन जो है फायरिंग की वारदात की जो वारदातें हैं वो देखने को मिलती हैं। और अवैध हथियार जो है वो तो आदमी ऐसे लेके घूमता है जैसे जो खिलौने बाजार में बिकते हैं, ऐसे भरतपुर में आम आदमी के हाथों में हथियार दिख जाते हैं, क्योंकि यहाँ मेवात क्षेत्र में लंबे स्तर पर जो है अवैध हथियारों का कारोबार किया जाता है। और अमूमन हम यहाँ से जो खबरें हैं दर्शकों को दिखाते रहते हैं कि यहाँ पर फायरिंग हो गई, वहाँ फायरिंग हो गई। और अब तो अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि जब पुलिस टीम उन पर कार्रवाई करने जाती है तो वो पुलिस टीम पर ही हमला कर देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले देखा गया था कि डीग में जो है थाना अधिकारी पर हमला कर दिया था, उसमें थाना अधिकारी और एक कांस्टेबल घायल हुए। तो तमाम जो ऐसी वारदातें हैं आसिफ की, चाहे वो और कई अभी तक जो है 2-3 मर्डर की वारदातें जो है भरतपुर में सामने आ चुकी हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ज्यादा ठीक नहीं है भरतपुर में और आए दिन जो अपराधी हैं वो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं, जिससे लोग जो है वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। भरतपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, क्या कहेंगे आप? भरतपुर में पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह जी आए, उन्होंने इसको सुधारने की कोशिश की है, लेकिन नीचे का तबका पुलिस की जो वर्दी में पहने हुए हमारे सिपाही लोग हैं वो चाहते नहीं है। ट्रैफिक के नाम पर ट्रैफिक पुलिस भरतपुर की जनता को लूट रही है, हेलमेट के नाम पर, कागज़ों के नाम पर। आज तक कभी भी ट्रैफिक पुलिस ने किसी बदमाश को नहीं पकड़ा, लेकिन गरीब जनता को हमेशा शोषण करती रहती है। अवैध हथियारों का यहाँ पर जो है भरतपुर में ज़्यादा वो रहता है, अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है।
नहीं कर पाती है। मेवात में अधिकतर वो ही लोग जाते हैं जो नेताओं की व्यवस्था से जाते हैं, वो पैसा कमाने के लिए जाते हैं। कोई भी अंकुश लगाना नहीं चाहता क्राइम पे। जैसे कि थाना चिकसाना है, यहाँ पे जब पुलिस बहुत कम है, बॉर्डर का थाना होने के उपरांत भी पूरी पुलिस फोर्स की व्यवस्था नहीं है जिससे वो कहीं भी रेड दे सकें। पर लेकिन हर व्यक्ति सिपाही मेवात में नौकरी करना चाहता है, और या चौकियों पर जहाँ से नाका ये जैसे डेरा मोड़ चौकी है, हर चौकियों पर जहाँ कमाई की स्रोत हैं वहीं पर नौकरी करना चाहता है। बाकी कोई नहीं करना चाहता, सब अप्रोच से नौकरी कर रहे हैं पुलिस। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ हैं, आज से उनसे जानेंगे क्या स्थिति है भरतपुर में लॉ एंड ऑर्डर की। नए पुलिस अधीक्षक आए हैं, ये संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इनका सहयोग नहीं कर रही है, सच्चाई उन तक पहुंच नहीं पाती है। अभी एक प्रकरण हुआ था महिला कॉलेज में, वहां 4-4 घंटे 2-3 दिन बिठा के रखा फरियादी को। तो फरियादी इस तरीके से फिर क्या कानून के पास पहुंच नहीं पाते, उनको न्याय नहीं मिल पाता, तो नेगेटिविटी जाती है। वो फिर अपने स्तर पर ही समझौता करते हैं, कैसे भी करके करते हैं। लेकिन ये एसपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के लोकल हैं और वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको सही सूचनाएं नहीं देते, उनको सही चीजें नहीं बताते, जो पकड़ में आते हैं उनको भी गुमराह करते हैं। और अभी देख लो परीक्षाएं चल रही हैं, महत्वपूर्ण मामला है, रेलवे स्टेशन से लेकर पूरे शहर तक जहां हमारे परीक्षा केंद्र हैं वहां कोई भी किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मेवात क्षेत्र में अवैध हथियारों का जो है कारोबार होता है, उसको लेकर के तमाम जो अवैध हथियार हैं वो सप्लाई किए जाते हैं, उसको लेकर के पुलिस को भी कहीं ना कहीं पता है, लेकिन कार्रवाई लंबे स्तर पर नहीं की जाती है। देखो यहाँ जो लोकल पुलिस है, यहाँ इस थाने से उस थाने पे, यहाँ से वो सब पता है उनको, लेकिन वो अधिकारियों तक नहीं पहुंचने देते, क्योंकि उनकी मंथली का सिस्टम है, उनको सारे रास्ते गुप्त पता है और कहाँ कौन से रास्ते हैं जहाँ पुलिस नहीं मिलती है वहां से, और वो आते हैं तो हट भी जाते हैं। किसी भी बदमाश के खिलाफ इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी दोहरा मर्डर हुआ है पावन गाँव में, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है किसी भी पक्ष से। तो ये लॉ एंड ऑर्डर है। एसपी साहब वहाँ रहे, रात भर रहे हैं, वहाँ पर छापेमारी की, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई अभी तक। ये भी माना जा सकता है कि जो थाना अधिकारी हैं उन पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव रहता है, उसके कारण जो है कानून व्यवस्था है वो आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है। थाना अधिकारी क्या है, ये सब एमएलए को छूट दे रखी है, कौन किसको कहाँ लगाना है, तो वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। कई बार तो लॉ एंड ऑर्डर वो एसपी साहब की भी नहीं मानते, उनको गुमराह कर देते हैं। तो कहाँ वो लिंक है सारे एमएलए से जुड़ी हुई है उनकी, वो एमएलए को रिपोर्ट करते हैं, इतना एसपी साहब को मानते ही नहीं है। एसपी साहब सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहां तक सच्चाई पहुंच ही नहीं पाती। और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के? देखिए बात करें कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है भरत? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में ये कह रहे हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय ने गश्त का टाइम फिक्स किया है 6 से 11। 2-4 दिन तक 4-5 पॉइंटों पे हमको दिखी, वो ठीक है, पर उसके बाद यही था कि आमजन को परेशानी हो रही थी कि किसी के पास हेलमेट नहीं है, ये नहीं है। हमने कोई अपराधी पकड़ता हुआ नहीं देखा। पावर बैग ये बताते हैं कि वो गश्त जो व्यवस्था है वो चैन स्नैचिंग के लिए लगाई थी, ताकि शहर में चैन स्नैचिंग और वारदात ना हो, वो उसको लेकर मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कई गाड़ियां हैं उनमें ब्लैक शीशे हैं ना, तो आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। हम भी बता देंगे 2-4 गाड़ियों को, अगर एसपी साहब हमसे वो करें तो। अब ये इधर भरतपुर से एक जिला लग रहा है आगरा, एक लग रहा है मथुरा, और इधर जाते हैं मेवात। अपराधी वारदात को करके इधर चले जाते हैं, सब पुलिस वालों को पता है। वो एसपी साहब से हमारी इतनी रिक्वेस्ट है, इस पे थोड़ा सा काम करें, गश्त को बढ़ाएं टाइम टू टाइम। जो 6 से 11 किया है उसको भले ही और बढ़ा दें, पर सुचारू रूप से रखें। 4 की जगह और पॉइंटों को भी निर्धारित कर दें। हमने 2-4 दिन तक देखी थी गश्त, अब नहीं देखी हमने। तो बिल्कुल आसिफ, ये स्थिति है भरतपुर में। हर आदमी जो है वो परेशान है। आदमी का कहना है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको जो नीचे के पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो गुमराह कर देते हैं, और जो बात वहां तक पहुंचनी चाहिए वो बात वहां तक नहीं पहुंच पाती है। और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चीज पूछ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो भरतपुर में जैसा कि पिछले 1 साल से हम सब देखते आ रहे हैं, खासतौर पे मेवात, चोरी हो, तस्करी हो, रेप के मामले हो, पुलिस की पारदर्शिता कहीं दिखाई नहीं देती। साफ तौर पर देखा जा सकता है। और लगातार हमारे साथी अलग अलग जिलों से हमारे साथ बने हुए, कोटा, भरतपुर और गंगानगर से, एक बार अपने दर्शकों को कुछ आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कानून व्यवस्था के बारे में। प्रदेश के 2 महीनों का हाल बताते हैं कि किस तरीके से अपराध यहां पर बढ़े। हत्या की वारदातें 56% बढ़ी हैं सिर्फ 2 महीने के अंदर। रेप की वारदातें 16% बढ़ गई हैं। महिला अत्याचार के केस 25% बढ़े हैं। महिलाओं के अपहरण में 28% बढ़ोतरी हुई है। दहेज हत्या के केस 10% बढ़े हैं। छेड़छाड़ के केस 25% बढ़े हैं। डकैती की 15 बड़ी वारदातें हुई। लूट के केस में 28% मामले बढ़े। करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर, हनुमानगढ़ में हिंसा और तनाव भड़का। कई जगहों पर इंटरनेट को बंद किया गया।
करौली जोधपुर में तो कर्फ्यू तक लगाने की नौबत आई है। हमारे साथ गंगानगर से अशोक शर्मा जो है वो लगातार बने हुए। अशोक, अभी मैंने कुछ आंकड़ों का जिक्र किया, ये सरकारी आंकड़े हैं जो प्रतिशत अपराध की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी जिला अब जो है वो अछूता नहीं रहा है, हल्का सा झगड़ा जो है वो बड़े तनाव में तब्दील हो जाता है। अशोक। बिल्कुल, एनसीआरबी के जिस तरह से आंकड़े अभी हमने न्यूज 18 पर अपने दर्शकों को बताए हैं उसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े हैं और जैसा कि हम फील्ड में देखते भी हैं कि इस तरह से लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई स्थिति है। यदि राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर की बात की जाए तो देखिए आसिफ जी, श्री गंगानगर न केवल पंजाब से लगता है बल्कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित है, तो यहाँ पर बड़ी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। और इसी मुद्दों को लेकर हमने कई बार देखा कि यहाँ पर फायरिंग जैसी घटनाएं भी बड़ी जोरदारों से सामने से आ रही हैं। फिरौती मांगना, रंगदारी मांगना और दिन दहाड़े सरेआम फायरिंग करना जैसी घटनाएं इस समय श्री गंगानगर जिले में पिछले काफी महीने से देखी जा रही है। हमारे साथ यहाँ श्री गंगानगर के कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे, उनसे बात करते हैं। आपकी सरकार है जी, और क्यों इस तरह से हालात पैदा हो रहे हैं गंगानगर में? देखो, ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राजनीति और पुलिस दोनों का संगम होने से, चाहे पुलिस दबाव में काम कर रही हो, चाहे उसको नौकरी करना हो इसलिए कर रही हो। शुरू में तो बच्चों वाला खेल हुआ था कि शहर के जितने गुंडे बदमाश थे उनकी गैंग बनाई गई थी, उनको पहले पकड़ाया गया था, फिर छुड़वाया गया था। उन गुंडों ने आगे संपर्क करके जो नॉर्दर्न इंडिया के गैंगस्टर हैं उनसे संपर्क किया और हमारे शहर को, जो एक शांति प्रिय शहर था जहाँ ना कोई जाति, ना पाति, ना कोई भेद, ना कोई भाव, ना हमारे कभी जातीय दंगे हुए, उन्होंने उन गैंगस्टरों को रास्ता दिखा दिया। आम लोग, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स अलग अलग शहरों के हमारे संवाददाताओं के साथ बात कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सलाहें और मशवरे भी जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे वो भरतपुर की बात हो, चाहे गंगानगर की बात हो। ऐसे में अगर इन मशवरों पर, इन सलाहों पर अगर काम किया जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो अपराध के ऊपर काफी हद तक लगाम लगाने के अंदर कामयाबी मिल सकती है। आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।